हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। फैज़ाबाद पर जारी 3 हफ्ते से धरना ख़त्म हो गया है। कहने को हम तीनों के पास बहुत कुछ है, बारी बारी शुरू करते हैं। मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है कि तमग़े हुस्न कारकर्दगी के तर्ज पर तमग़े ग़र्क़ कारकर्दगी भी इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि जितने इसके उम्मीदवार हैं वो शायद हुस्न कारकर्दगी के ना हों। तो शुरू करते हैं मुआहदे से। मुआहदा माबैन तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान, जिसकी शुरुआत होती है कि तहरीक लब्बैक जो कि एक पुरअमन जमात है और किसी भी किस्म की तशद्दुद और बरअमनी पर यकीन नहीं रखती है। ठीक है सर, उन्होंने जब हुकूमत से अपनी बात मनवानी चाहिए पुरअमन तरीक़े से, तो हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया और उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो बिफर गए। उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन बहुत ज़्यादा, दोनों फ़रीक़ जिसमें हुकूमत और वो आपने किया। तो उनके बाद अब क्योंकि मुतालबात सारे उनके तस्लीम किए जा चुके हैं, दस्तावेजी शक्ल में भी आ चुके हैं, तो मुतालबा नंबर 1 से शुरू करते हैं। एक मुतालबा मैं ख्याल था कि हम थोड़ी देर बाद इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपने बात छेड़ी दी है जी, जाहिद हामिद को प्लीज कत्ल ना करें। ओके ठीक है, अब आप यार ये ऐसी बातें ना क्या करें। क्लॉज बाय क्लॉज चलते हैं। पहला है जी, वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद, जिनकी वजारत के ज़रिए इस कानून की तरमीम की गई, को फौरी अपने ओहदे से बरतरफ किया जाए। तहरीक लब्बैक उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई फतवा जारी नहीं करेगी। तो चले जी, आपके जवाब का सवाल का जवाब नहीं, वो चले गए। दूसरा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक के मुतालबे के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 7B और 7C को मुकम्मल मतन बमा उर्दू हल्फनामा शामिल कर लिया है, जिन इक़दाम की तहरीक लब्बैक सताइश करती है। ताहम राजा ज़फ़रुल हक़ साहब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो 30 दिन के अंदर मंजर आम पर लाई जाएगी और जो अशख़ास भी ज़िम्मेदार पाए गए उस पर मुल्क की कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस पर आप लोगों को कुछ कहना है? कौन से कानून के मुताबिक? कोई आइडिया? मुल्की कानून के मुताबिक। यार देखिए, जहाँ मुझे लगा जहाँ तक देखो मज़ेदार बात है जो इलेक्शन बिल के बारे में है कि जिसने इसके बारे में शायद एक आर्टिकल भी नहीं पढ़ा, उसकी भी बहुत ही पक्की राय है कि ये एक आलमी साजिश हुई है और एक कादियानी साजिश है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आपको बोल किए बगैर कि अगर वाकई आप जानना चाहते हैं कि इस बिल में क्या हुआ था, इसकी पहले क्या शक्ल थी और इसमें जो भी तरामीम लाई गई थी वो किसने लाई थी और क्यों लाई थी, आप सिर्फ बाबर सत्तार साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं। उसका नाम है मेरा ख्याल रेन ऑफ टेरर। बहुत तफसीली है, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता। अगर मैंने शुरू भी किया तो उसमें इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है कि मैं भी सो जाऊंगा, आप भी सो जाएंगे, नाज़रीन को इस बिल का फायदा अगर कोई जानना चाहता है, वैसे तो हम ना जाने बगैर भी अपनी राय कायम कर लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। इस बिल का फायदा ये हुआ है कि सब अपने अपने बिल में घुस गए हैं, है ना, तो वो जाहिर। अब शेख नंबर 3 पर आते हैं जनाब। ठीक है उस्ताद साहब, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है 5 नवंबर 2017 से धरने के अख्तिताम पर अब तक हमारे जितने भी अफराद मुल्क भर में गिरफ़्तार किए गए हैं वो 1 से 3 दिन तक ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक रिहा कर दिए जाएंगे और उन पर दर्ज किए गए मुकदमात और नज़रबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। ठीक है, ये क्लॉज है और ये अहम क्लॉज है, इसलिए कि जो बख्तरबंद गाड़ियों को जिन्होंने लगाई है या पुलिस मोटरसाइकिलों को या पुलिस और FC वालों के जिन्होंने सर तोड़े, आप अगर फिगर्स देखें ज़ख्मियों के, अगर 200 हैं तो उनमें से 100 से ज़ायद पुलिस और FC के लोग हैं। तो जाहिर है वो तो अपने फ़र्ज़ चूँकि निभा रहे थे तो उनको सट वट लग गई। लेकिन दोनों फरीक़ैन इंटेंशन नहीं था। मतलब अगर वो पत्थर मार रहे थे या किसी बख्तरबंद गाड़ी को आग लगा रहे थे तो नीयत ये नहीं थी कि रियासत को नुकसान पहुंचे, वो तो दरअसल अपना दिफा कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को जाहिर है कि ये ठीक है कि रिहा कर देना चाहिए। मुझे बिल्कुल, और मुझे ख़ास तौर पे जिस 8 साल के बच्चा जिसकी डेथ हुई, उसका वालिद के 8 माह का उसका वालिद भी जाहिर है क्या सोचता नहीं, वो इन फरीक़ैन में शामिल नहीं है। अच्छा, फरीक़ैन में शामिल नहीं है। लेकिन मैंने अभी सुना एहसन इकबाल साहब को, वो कह रहे थे कि इनफरादी सतह पर जो मुकदमात हुए हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, जो स्टेट ने रजिस्टर किए हैं वो शायद वापस लिए जाएँ। अब इसका भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। मतलब कि जो शहरियों ने जो मुकदमात दायर किए हैं, उसके वालिद साहब ने जो मुकदमा
किया है वो वापस नहीं लिया जाए। वो स्टेट वापस नहीं वो स्टेट वापस ले भी नहीं सकती क्योंकि इंडिविजुअल है, वो तो स्टेट वैसे ही नहीं वापस ले सकती। खैर अच्छा जी, 25 नवंबर तक जो हुकूमती एक्शन के खिलाफ जो तहरीक लब्बैक पे हुआ है उसके बारे में भी एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी भाई, बोर्ड बल्कि जो तमाम मामला तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को एतमाद में लेते हैं। हाँ यही तहरीक है, यही कह रहा हूँ सर कि एतमाद में लेते हुए जो तमाम मामला की छानबीन करके हुकूमत और इंतजामिया जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का तयन करेगी। आप जरा चेक कर, मतलब बहुत सॉरी थोड़ी सी हंसी आती है। 30 रोज के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी इंक्वायरी करेगी, 30 रोज के अंदर उसको कंप्लीट भी करेगी। मतलब ये वाहिद इंक्वायरी रिपोर्ट होगी जो सामने आ जाएगी भारत। ये इंक्वायरी रिपोर्ट पक्की सामने। हाँ, और 30 दिन के बाद कार्रवाई का भी होगा। अच्छा, 5वां है जनाब, जो धरने के अख्तिताम तक जो सरकारी और गैर सरकारी इमलाक का नुकसान हो इसका तयन करके अजाला विफाकी सूबाई हुकूमत करेगी। ज़ाहिर है यार, मतलब अब वो गरीब लोग हैं, कैसे प्रोटेस्टर्स कर सकते हैं। ये जो भी सामान वगैरह जला है, हाँ, और जो शदीद नुकसान हुआ है इन सब का, मेट्रो स्टेशन जल गए, कोई बात मतलब पुलिस की गाड़ियाँ जला दी। और ये जो नुकता है ये पॉइंट 4 के साथ मिलता है कि जब प्रोब कमेटी देखेगी कि इंतजामिया और हुकूमत की कितनी गलती थी और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो उसके साथ जाहिर था कि ये भी छोटी मोटी बात है। अच्छा, छठा तुम भी ज़रा इसमें मुझे हेल्प आउट करोगे। हुकूमत पंजाब से मुताल्लिका जिन नुकात पर इत्तफाक हो चुका है उन पर भी मनोअन तस्लीम किया जाएगा। अब ये वो 6 पॉइंट अलग हैं जो कि इसमें सामने नहीं आए, वो तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी, ज़रा उस पर भी रोशनी डाल। मैं पढ़ दूँ? आप पढ़ दीजिए। पहले बता दें कि आए कहाँ से हैं। हाँ, ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, उस दौरान इसलिए कि जो ओरिजिनल माहिदा उसमें तो 6 नुकात ही हैं। बिल्कुल यार, 6 नुकात भी अजीब वैसे नहीं, आप 6+6 दरिया को कूजे में समूह है, मुझे पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है 6 नुकात। अच्छा, तो ये जो पंजाब के बारे में अलग से है वो एनेक्सचर है, ज़मीमा जो है वो लगाया नहीं गया, सिर्फ जो व्हाट्सएप पे आया उस पर ज़मीमा नहीं है, लेकिन ये मौलाना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया। और वो नुकात ये हैं पंजाब के बारे में बिलखुसूस कि उलमा का एक बोर्ड पीर मोहम्मद अफजल कादरी की क़यादत में अहमदियों पे ज़्यादतियों के ताल्लुक़ से पंजाब के वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह के रिमार्क्स की छानबीन करेगा और बोर्ड इस बारे में जो भी फैसला करेगा उसे कबूल करना होगा। ये है। अच्छा, क्या थे आपने कुछ कहा था स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में? स्पेनिश इंक्विजिशन कुछ हाँ, उस ज़माने में ये होता था कि हर एक का अक़ीदा, जिसके बारे में भी शक हो जाता था कि इसका अक़ीदा कमज़ोर है, तो जो मसीही उलमा थे उनका बोर्ड बनाया जाता था और वो सामने बिठा के और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते थे। और उसमें यह है कि अगर उन्हें लगता था कि ये आदमी बहुत ही झूठा है तो तशद्दुद भी उसमें हो। इससे एक बार बस इजाफा करना चाहूँगा अगर इजाज़त हो। यूएस में एक ज़माने में ना विच ट्रायल्स होती थी कि किसी ने कह दिया कि यार ये चुड़ैल है, जादूगरनी है या जो भी जादूगरनी है, चले ठीक है, उसको कैसे टेस्ट करते थे? बिकॉज जाहिर है कि देखें, मतलब ट्रायल तो फेयर एंड फ्री होना चाहिए ना, तो वो क्या करते थे कि उसको लेकर पानी में डुबोते थे। हाँ, अगर वो बच गई तो इसका मतलब है कि शैतान का हाथ उसके ऊपर है और वो जादूगरनी है। अगर डूब गई तो इसका मतलब है कि बेगुनाह थी। तो ये एक मॉडल है, उसको हम अपना सकते हैं। आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि यही मॉडल अपना दे। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ सजेस्ट। अच्छा, दूसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये है कि 295C यानी तौहीन मजहब का जो कानून है उसके तहत मुकदमात दर्ज कराने की राह में कोई रुकावट नहीं होगी। मसलन अब तक जो वो ये था कि जो मुताल्लिका जो ज़िला अफसर है वो वेरीफाई करेगा कि ये जो कंप्लेन आई है ये कितनी झूठी या सच्ची है, उसके बाद ही FIR दर्ज होगी। लेकिन अगर वाकई इस पे अमल होता है तो जो पुलिस ऑफिसर है, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर, उसका रोल ख़त्म हो गया। अब आप भी थाने में जाके मेरे खिलाफ सीधे FIR दर्ज करवा सकते हैं 295। और ना दर्ज करे तो जाहिर है इन्हें मुजाहरा कर चुके, जला देते हैं थाने को। सवाल है आपको, या मुझे याद है यार कुछ साल पहले एक केस हुआ था यहाँ सिंध में कि एक डॉक्टर साहब थे, मेरा ख्याल शायद वो हिंदू थे, तो
अब आपको पता है कि डॉक्टरों के ऑफिस के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो होते हैं नुमाइंदे, वो हमेशा बैठे होते हैं और ब्रीफ केस लेके, आपने भी देखा होगा टाइज वाई लगा के। तो वो अंदर उसने चाहा था कोई दवाइयाँ अद्वियात बेचनी थी उसने, तो उसने अपना कार्ड दिया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब नाराज हो गए, उसने कहा कि यार मैं ये अभी मेरे पेशेंट्स का वक्त है, आप क्यों आ गए? तो कार्ड उठा के फेंक दिया। अब इत्तेफाक से जो बंदे का नाम था मोहम्मद सलमान या मोहम्मद सलीम या ऐसे कुछ था, उसने उसके ऊपर 295C का पर्चा कर दिया। अच्छा, वो एंटर नहीं हुआ। तो अब इस तरह की जो मुश्किलात हैं, नहीं अब वो डायरेक्ट अब आप जा सकते हैं। आपको ये बताना है कि जी ये जले हुए औराक हैं या ये कार्ड है, या वर्बली भी या इंटेंशनली भी या इशारों से भी वो करना पड़ेगा उन्हें, अगर ये वाकई हो जाता है। मुझे भी याद आ रहा है अभी केसेस तो बहुत हैं यार, आगे चलो, अभी टाइम चले। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि जिन्हें तौहीन मज़हब के कानून के तहत सज़ा सुनाई गई है उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अच्छा, ज़ाहिर है कि ये बात बज़ाहिर बिल्कुल ठीक है, वही उनसे रियायत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी इसमें ये वजाहत बाकी है कि फ़र्ज़ करें कि सेशन कोर्ट ने किसी को सज़ाए मौत दे दी तौहीन मज़हब के तहत, तो हाई कोर्ट अगर रिव्यू करती है और वो कहती है कि नहीं सज़ाए मौत ठीक नहीं है, इसे उम्र कैद होनी चाहिए, तो और आगे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं ये उम्र कैद भी ठीक नहीं है, तो कौन से लेवल पे ये अप्लाई होगा कि जिन्हें तौहीन मज़हब के कानून के तहत सज़ा सुनाई गई उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी? आई डोंट नो। मैं तो कहता हूँ कि कोई सेनेट की सब कमेटी बना दो ताकि इस पे गौर हो। अच्छा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे पाबंदी नहीं होगी। अब हमारे पास सामने एलेक्चर नहीं है, ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़बान से ये कहा गया है कि ये हमारी बात हो गई है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे पाबंदी नहीं होगी। अब तक ये था कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है मशरूत था कि आप उससे कोई जहर नहीं उगलेंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसी वजाहत नहीं है कि किन कामों के लिए लाउड स्पीकर या खुले आम कोई भी इस्तेमाल। इसके तो अच्छी बात है ना, अगर किसी दिन हमारी साउंड सिस्टम खराब हो गया तो हम भी लाउड स्पीकर। अच्छा, फिर वो अगली क्लॉज है, वो तो ठीक है कि आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ और 9 नवंबर को यौम इक़बाल की छुट्टी बहाल की जाए। तहरीक लब्बैक के 2 नुमाइंदे दरसी किताबों में तब्दीली के लिए कायम टेक्स्ट बुक बोर्ड के पैनल में शामिल किए जाएंगे। गालिबन ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ इशारा है। निसाब में कुरान का तर्जुमा और अजीम इस्लामी शख्सियात का तस्करा भी शामिल किया जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन अब जो 2 नुमाइंदे तहरीक लब्बैक, मसलन पीपल्स पार्टी के नहीं, ANP के नहीं, किसी भी सियासी जमात के, इवन फजलुर रहमान साहब के भी नहीं, तहरीक लब्बैक के 2 नुमाइंदे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के उस पैनल में बैठेंगे जो कि दरसी किताबों को तब्दील करता है। अच्छा, हर साल 24 नवंबर नहीं पहले आप 4 जनवरी सर, हाँ 4 जनवरी को चेहलुम होगा जो शोहदा हैं फैजाबाद में शहीद हुए हैं उनका। अच्छा, 4 जनवरी को एक और लियाकत बाग में, हाँ 4 जनवरी को सलमान तासीर को कत्ल भी किया गया था 4 जनवरी। अच्छा, ओके, जस्ट ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन किसको क्या पता, नहीं किसको क्या पता है। हर साल 25 नवंबर यौम शोहदाए हुर्मत रसूल के तौर पे मनाया जाएगा। अब ये नहीं पता कि ये सूबाई हॉलीडे होगी या नेशनल हॉलीडे होगी, अभी तक तो सूबाई चल रहा है, बाकी है। तो ये तो हो गया माहिदा और एनेक्सचर में जो है, जो कि सामने नहीं आया। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से बाद मुझे वापस मुआहदे 1 मिनट के लिए, हाँ, लेकिन उसके बाद आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, वो मुआहदे से ही जाऊंगा मैं। चले जी, जाइए आप, अभी तो ब्रेक पे जाइए। चले ब्रेक। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं मुआहिदा जो हुआ है तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान की दरमियान। तमाम शेखें हमने पढ़ के सुना दी, आपको बता भी दिया। उसके मुआहिदे के आखिर में एक बात लिखी हुई है कि ये तमाम मुआहिदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी नुमाइंदा टीम की खुसूसी काविशों के ज़रिए तय पाया है, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने कौम को एक बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। ये जामिन हैं कमर जावेद बाजवा जो हैं, बड़े जामिन ये हैं। हाँ। लेकिन उनके बिहाफ पे मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब ने दस्तखत किए हैं इस माहिदे पे।
फैज़ हमीद साहब को मैं नेट पे तलाश कर रहा था कि ये कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग रही है, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये वही हैं, तो इनका नाम है मेजर जनरल फैज़ हमीद बलोच जी। और ये GOC पन्नू आकिल भी रहे हैं, और इनका जो आखिरी ओहदा मैंने नेट पे देखा वो ये था डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ISI। अच्छा, तो उन्होंने बहुत आला सतह पे इसकी गारंटी दी गई है। और विफाकी हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है कि एहसन इकबाल साहब हैं और सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्ज़ा, इन्होंने साइन किए हैं। तो उसके अलावा अच्छा, तहरीक लब्बैक की जानिब से भी तहरीक लब्बैक की जानिब से खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं मरकज़ी अमीर, और सरपरस्त आला जो हैं पीर मोहम्मद अफजल कादरी, और मरकज़ी नाज़िम आला तहरीक लब्बैक मोहम्मद वहीद नूर। यानी तहरीक की तरफ से 3 साइन हैं और विफाक की तरफ से 2 साइन हैं। एहसन इकबाल का जो सिग्नेचर करना है उस पर मुझे थोड़ी सी हैरत है। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए हैरत है कि शुरू में यही कह रहे थे कि जी ये धरना आज रात तक ख़त्म हो जाएगा, कल हो जाएगा, बातचीत हो रही है, तो हम यही समझे कि ये लीड कर रहे हैं बतौर वज़ीर दाखिला, जो कि अंडरस्टैंडेबल बात थी। लेकिन हफ्ते को जब जो कार्रवाई हुई है वो ऐसा लगा कि जैसे नाकाम हो गई है, तो उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी यू टर्न ले लिया। फिर उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश करनी शुरू कर दी कि जी हमने तो अदालत के कहने पे ये कार्रवाई की है, और दरअसल मैंने नहीं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद ने अदालत के कहने पे कार्रवाई की। चले मान ली बात ऐसा ही हुआ होगा, तो फिर इस मायदे पे आज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने पूछा कि इस मायदे पे फिर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG के साइन क्यों नहीं नजर आ रहे? सर क्योंकि अगर मैं इजाजत दें, ये मुआहिदा नहीं है। हाँ, जो भी है यार, नहीं, ये मुआहिदा नहीं है, ये है सुसाइड नोट। जब एक बंदा, आई एम सॉरी टू से, किसी को बहुत बुरी लगे, जब एक बंदा खुदकुशी करता है ना, तो कभी कभी वो एक नोट लिखता है, तो ये है हमारी रियासत का खुदकुशी नोट। और आपको पता है कि खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती, तो इमामत कौन करे कौन ना करे उससे क्या पता नहीं यार, तुम क्या कह रहे हो? इसमें कहा है कि बहुत बड़ी तबाही से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको लेके जाना चाह रहा हूं मैं, क्या करूं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले, इस मायदे में लिखा है मुआहिदा मुल्क को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब उसमें लिखा हुआ है कि यार बहुत बड़ी तबाही से बच गया, लिखा हुआ है तो बस सही। मामला ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी समाअत कर रहे हैं इस मामले की। उन्होंने सो मोटो लिया था इसका, और उन्होंने इस बात का सो मोटो नोटिस लिया। उन्होंने हिदायत भी जारी की थी, बार बार कर रहे थे हुकूमत को कि भाई इनको हटा दो, खुदा के लिए इनको हटा दो। फिर दोबारा भी बुलाया कि क्यों नहीं हटा रहे, हत्ता कि शो कॉज नोटिस कंटेम्प्ट का भी दे दिया उन्होंने एहसन इकबाल साहब को, जिसके बाद उन्हें बाहर आके कहा कि जी हटाने को तो हम 3 घंटे में हटा सकते हैं, लेकिन आपको पता है फिर ऐसे तो फिर उस्तादी तो नहीं हुई ना सर, मतलब ये तो खैर बाहर थोड़ा सा मैं मतलब बड़े इग्नोरेंट किस्म का सवाल पूछ सकता हूँ। कंटेम्प्ट का नोटिस एहसन इकबाल को ही भेजा गया था, मुजाहिरीन को तो नहीं भेजा गया था? मुजाहिरीन का कंटेम्प्ट से क्या ताल्लुक? उनका कोई कंटेम्प्ट से ताल्लुक नहीं था। क्या कोई जो गालियां वालियां दी थी? वो तो खादिम हुसैन रिजवी साहब, खादिम, हाँ सॉरी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो नो, उनको तो कोई कंटेम्प्ट नहीं, उनको कंटेम्प्ट का नोटिस हो सकता है अब आए। हाँ अच्छा, हो सकता है। अच्छा, हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के सामने आज ये फिर मुआहिदा पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा जनाब ये मुआहिदा हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि कल आधी रात के बाद ये तय पाया। साथ ही आपने कहा था धरना उठा दें, धरना उठा दें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आधी रात के बाद ही सारे मुआहदे, सारी चीज़ें क्यों होती हैं यार? अब आपको इस पे एतराज़ है, फिर आपको इस पे एतराज़ होगा कि साहब ये असर और मगरिब के दरमियान ही क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या करें। अच्छा खैर, तो क्योंकि ये मुआहदे की जिसमें हमने बताया कि उन्होंने मुजाहिरीन ने जो है बहुत शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का और उनके नुमाइंदे का, उस पर जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हाँ, खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या फ़ौज का मेजर जनरल किस कानून के तहत सालिसी कर सकता है? मैंने पूरी उनके जो है जो ऑब्जर्वेशंस हैं जितनी मुझे मिल सकी, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया सभी को तलब कर लिया था ना, एहसन इकबाल को भी, सेक्टर कमांडर को भी, सबको।
आर्मी चीफ ने आइन और कानून से मावरा किरदार अदा किया है। मुसल्लह अफवाज रियासती इदारा हैं, वो तयशुदा कानूनी दायरे से तजावुज़ नहीं कर सकती। जिन्हें सियासत में हिस्सा लेने का शौक़ है वो रिटायरमेंट लेके ये शौक़ पूरा कर लें। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कहाँ है? क्या इस धरने में कोई फसाद नहीं था? हुकूमत को वजाहत करनी पड़ेगी कि मुसल्लह अफवाज ने किस हैसियत में सालिसी की। वज़ारत दाखिला हंगामी हालात में फ़ौज को तलब करने और फ़ौज इन अहकामात पे अमल करने की पाबंद है। रेंजर्स ने क्या करके दिखा दिया? आप तमाम लोग इस तासुर को तक़वियत क्यों दे रहे हैं कि फ़ौज ही हर मर्ज़ की दवा है? ये मैं चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है कि पूरा उनका ऑब्जर्वेशन बयान कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी ऐड करूँगा। फिर उन्होंने फिर वज़ीर दाखिला को मुखातिब किया जस्टिस साहब ने कि एहसन इकबाल साहब, माहिदे पे आईजी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के दस्तखत कहाँ हैं? आपने पुलिस और इंतज़ामिया को शर्मिंदा किया। आप सब इदारे एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए रियासत को तबाह कर रहे हैं। जाहिद हामिद को आईटी की वज़ीर अनुशे रहमान को बचाने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। ये भी जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन थी। फिर उन्होंने चीफ कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद, उन्हें हुक्म दिया कि ऑपरेशन की नाकामी की वजूहात के बारे में हमें एक रिपोर्ट जमा कराई जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जस्टिस साहब ने हुक्म दिया कि ये रिपोर्ट हमें चाहिए कि मुजाहिरीन के पास असलहा, आंसू गैस के शेल और मास्क कहाँ से आए। और फिर जस्टिस साहब ने कहा कि आज जो मैंने बातें की हैं उसके बाद हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं हलाक कर दिया जाऊं या लापता हो जाऊं। कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी। हाँ। उसमें देखें, एक उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बता दें, अगर ये हमजा कैंप के बजाय GHQ के सामने ये मुजाहरा होता तो फौज क्या करती? उन्होंने कहा कि बज़ाहिर जो भी रोल फौज की लीडरशिप ने इस सारे मुआहदे में अदा किया है वो आइन और कानून से मावरा है, कोट अनकोट। और उन्होंने कहा कि जनाब, जब आर्मी को नहीं डिप्लॉय आर्टिकल 245 के तहत किया गया तो उन्होंने क्यों नहीं डिस्पर्स किया मॉब को? अच्छा, इस बात पर इस बात पर पिछले हफ्ते भी यही बात की थी। आर्मी पुलिस फोर्स नहीं है। आर्मी के पास राइट कंट्रोल के जो तरीके हैं वो फिर आपको पता है क्या होते हैं, बिकॉज वो ट्रेनिंग ही नहीं है ना जी। यू आर ट्रेन टू शूट टू किल। बिल्कुल, ठीक है ना? तो आप आर्मी को एज ए पुलिस फोर्स ना इस्तेमाल करें। फर्स्ट एक डिटेरेंस के तौर पर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बिल्कुल। लेकिन जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, मुझे समझ नहीं आती, शायद आप मुझे समझा सकें, कोई तो मुझे समझाए कि क्या वजह थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब को ये कहना चाहिए कि दोनों फरीकैन देखो ये वो कह सकते हैं। नहीं, सुन लेना, मेरा आर्गुमेंट भी है। अच्छा, चलिए, वो कह सकते हैं। मेरा सवाल और है कि क्या जरूरत थी कि इस मशवरे को ट्वीट किया जाता एन उस दोपहर को जबकि ऑपरेशन जारी था? यही मशवरा जुमे को भी दिया जा सकता था। इस पे बड़ी बहस तलब बात है, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, चलिए ब्रेक के बाद फिर आते हैं। सर ये हम कर लेंगे। नहीं आपकी तरफ वो चले, ये हमारी तरफ से। क्या हम आपके साथ नहीं है? गुड गिफ्ट। क्या हम आपके साथ नहीं है? आप नहीं बोल। अल्लाह ताला आपको हमारे साथ कोई बात नहीं। तो इसमें कितने पैसे हैं? 1000 रुपये। हाँ, ये देखें हमारे बच्चों की बात सुनो। उन्होंने ना ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने खुद को आवाम को आपस में लड़ा के ना, ये सुन, कितने अकल की बात है हमारे। ये सारे इंशाल्लाह सारे छुड़वाएंगे वो उधर सेक्शन को दीजिएगा। ये वो हैं जो कि अभी हमें एक थाने से हमने निकाले हैं, कुछ थोड़े और। जी, ये डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवेद साहब थे जो धरने के शुरका थे, उनको घर वापसी के लिए पैसे दे रहे थे। 1000 रुपये का चेक था या जो भी था। कल हैंड ओवर कर दिया था धरने की जगह को हुकूमत ने रेंजर्स को। तो उसके बाद जाहिर है कि जब खुशउस्लूबी से माहिदा तय पा गया तो अब खुशउस्लूबी से जाना भी चाहिए उन लोगों को घरों को। तो जिन लोगों के पास वसाइल नहीं थे, बसों का किराया वगैरह, तो उन मानों में ये पैसे दे रहे थे। तो आए कैसे थे?
कौन आए कैसे होंगे? कौन? ये जो हाँ ठीक है, लेकिन एक खैर सगाली भी कोई चीज़ होती है यार। अच्छे एटमॉस्फेयर में अगर आप भेज दें तो एक अच्छा असर पड़ता है सरकार का भी और आर्मी का भी। तो मैं तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। बाकी हम ये एक बात तो करते हैं कि साहब सियासी जमातें जो हैं वो क्यों साथ नहीं थी और उन्होंने क्यों न्यूट्रलिटी इख्तियार कर ली। खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर कितने लोग इस ऑपरेशन में हुकूमत अब्बासी हुकूमत के साथ थे, हुकूमत अब्बासिया के साथ थे, और कितने लोग कह रहे थे यार बस जान दे यार, छाड़ यार, इस्तीफ़ा दे, जान छुड़ाओ, इस तरह हो रहा था। तो उसके बाद हुकूमत अपनी पार्टी की तरफ भी देख रही है, बाहर भी देख रही है। तो इस ऑपरेशन को मेरे हिसाब से इसी मंजिल पे पहुंचना था। और फिर उसके बाद जो भी माहिदा हाथ आता है फिर उसमें चूं चरा की गुंजाइश नहीं होती है। हम जो बैठ के डायसेक्शन कर रहे हैं, ये जो है शहबाज शरीफ कहाँ थे इस सारी? शहबाज शरीफ ने ही तो कहा कि जाहिद अहमद साहब इस्तीफा दे दो। हाँ। और फिर आखिरकार ये जो स्लोली गैदर करके पंजाब के थ्रू ही गैदर हुए। उनकी मुलाकात भी हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ जाहिद हामिद की, क्योंकि उनके घर पे वहाँ अटैक हो गया था दूसरे थाने की हदूद। आखिर में तो राजा जफरुल हक साहब जो हैं वो भी इस पे आ गए थे यार, अगर एक इस्तीफे से जान छूटती है तो क्या है। ये शेख रशीद का एग्जैक्टली यही स्टैंड था कि यार एक इस्तीफे से कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। आखिर में वही। लेकिन मुझे ये बात मियां साहब या नून लीग की हुकूमत की हमेशा पसंद आई है कि वो बिल्कुल जब तक नक्को नक कहते हैं ना पंजाबी में, नहीं आ जाती प्रॉब्लम, हेड ऑन नहीं आ जाती, मजाल है वो कोई सोल्यूशन सोच एक और ग्वालमंडी में एक मुहावरा है, चंड मार के पैरी पै जाना। पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम निमट लेंगे फलाना ये है, और उसके बाद उन्होंने जो माहिदा एक्सेप्ट कर लिया वो कर लिया। मुझे याद आ रहा है कि जिस ज़माने में तालिबान ने पंजाब में कार्रवाइयाँ शुरू की थी, तो शहबाज शरीफ जो हैं वो जो खादिम आला हैं, उनका क्या कहना था कि यार हम तो हमारा तो एक ही मौका, हमारी नजरिया क्यों है, बाकी 3 सूबे क्या कम पड़ गए नए पाकिस्तान में भी। लेकिन अभी तो देखिए जब राना सनाउल्लाह साहब को पेश किया जाएगा ट्राइब्यूनल के सामने, तो फिर देखते हैं क्या होगा। कौन इनके अपने पार्टी राना साहब अकेले भुगतेंगे, अकेले भुगतेंगे। देखो इसके साथ अच्छा सर आपने तो बात की ना कि शेख रशीद ने कहा था ना कि ये दबाव बर्दाश्त इमरान खान कह रहे हैं कि जी सभी इस्तीफा दे दें, दोबारा इलेक्शन आ जाए। आपको ख्याल है कि इस बात पर राजी होने के लिए कितने धरनों की जरूरत होगी? खैर चलिए आगे बढ़ते। अच्छा एक चीज यार वो उनके साथ बेचारों के साथ ये होता है कि जब भी वो मुतालबा करते हैं ना नए इंतखाबात होने चाहिए, तो वो पता नहीं एक चीज़ जिस पे के सभी हम लोग हैरत का इजहार कर रहे हैं, मीडिया वाले भी, और जाहिर है कि आज अदालत में भी इस पर खासी बात हुई कि सब फौज का क्या तुक बनता है कि वो इस तरह के मामलात में पड़े। आइन और कानून के लिहाज से ये बात 100% ठीक है। एक इदारे को अपनी मैंडेट में रहना चाहिए और हुकूमत का कहना मानना चाहिए, लेकिन हैरत उस वक्त नहीं होती जब 77 में कौमी इत्तेहाद की तहरीक और भुट्टो साहब के दरमियान समझौता हो जाता है, और आखिरी जो इजलास होते हैं, एक तरफ भुट्टो साहब, पीरज़ादा कौसर नियाज़ी, और दूसरी तरफ मुफ्ती महमूद साहब, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान और प्रोफेसर गफूर साहब। आखिरी 2 इजलासों में कौन बैठता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, और वो ब्रीफ देते हैं ये है फलाना। और फिर अब तो ये बात सामने आ गई है कि मुस्तकिल अप्रैल से प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था, हल करो हल करो हल करो। जब हल करने पे आ गए तो 5 जुलाई हो गया। और जैसे अच्छा जब उस पे हैरत नहीं है, अच्छा जब इस पे हैरत नहीं है कि साहब 11 फरवरी 1990 को कराची के कोर ऑफिस में जनरल आसिफ नवाज साहब कोर कमांडर कराची हैं, और PSF और MQM के 27 जो एक दूसरे के अगवा किए गए लोग थे, उनका तबादला होता है। नॉन स्टेट एक्टर्स, क्रिमिनल्स, लेकिन यही था कि किसी तरह कराची ठीक हो जाए। अच्छा फिर उसके बाद IGI का तो आपको पता है। फिर उस वक्त किसी ने हैरत का इजहार नहीं किया जी कि नवाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस साहब की बहाली के लिए लाहौर से निकले हैं और गुजरांवाला पहुंचे हैं और वहां रुक गए हैं, और आधी रात को किसी का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा जी मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। उस वक्त जो है, उस वक्त ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। अच्छा इमरान खान साहब का धरना
थर्ड एम्पायर फलाना ये वो। अच्छा, पसे पर्दा हुकूमत ने भी आर्मी क़यादत की मदद ली। जनरल राहील शरीफ ने ये मानना पड़ेगा कि अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, तब जाके वो धरना ख़त्म हुआ था। आप एडमिट करें या ना करें, लेकिन फौज का ये धरना जो ख़त्म हुआ था वो अच्छा, एपीएस की वजह से हुआ था, वो एक डिफरेंट वो था, एपीएस के बायस हुआ था। एपीएस के बायस हुआ, लेकिन एपीएस अगर ना होता तो पीछे गुड ऑफिसेज ये क्या यूज नहीं कर रही थी हुकूमत? नहीं कर रही थी, वो तो सारी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो ट्रेजेडी हो गई तो वो तो हालात दूसरे हो गए ना, लेकिन उसका भी एमिकेबल हल इसी तरह होना था। अच्छा, हुआ ये है कि जमहूरियत में हर एक का हक है कि वो पुरअमन मुजाहरा करे। बदकिस्मती ये हुई है कि कुछ लोगों ने इस हक को मिसयूज जो करना किया है, तो उसके बाद बाकी जो सियासतदान हैं उन्हें कम से कम ये कहना चाहिए कि नॉट इन आवर नेम। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए ना, लेकिन आप जो हैं यूं करके खड़े हुए हैं। अच्छा, हमारे सियासत और इन हालात में मुझे अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी भी बहुत गनीमत नजर आते हैं कि कम से कम उन्होंने लफ्ज़ों की हद तक ही सही ये ज़रूर कहा कि हम आइन, रियासत और हुकूमत के साथ। ये जो बाकियों के जो अमल है ना, अभी मैं बस एक छोटा सा कार्टून है, मैं आपको दिखाना। अच्छा, दिखा दें। अगर वो कार्टून हम दिखा सकें, वो किश्ती वाला स्क्रीन पर अगर आप ले आए तो उस पर बात कर लें। कार्टून बड़ा सिंपल है कि एक किश्ती है और आप देख रहे हैं कि किश्ती के निचले वाले हिस्से में एक छेद है, सुराख है, पानी आ रहा है मुस्तकिल। बाकी जो दो है वो ऊपर बैठे हुए कह रहे हैं यार अल्लाह का शुक्र है कि छेद हमारी तरफ नहीं है। हाँ, किश्ती आपकी एक ही है मेरी जान, डूबना तो शौकत अजीज सिद्दीकी ने आज क्या कहा? यही तो कहा कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में असल में रियासत को गर्द कर रहे हैं। और पता है मसला क्या है, किसी को यहाँ पर कुछ लोगों को, लेकिन मेजॉरिटी को रियासत और हुकूमत में तमीज करने की तौफीक नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इनका मतलब क्या है। लोग खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर रियासत का कत्ल किया, रियासत ने खुदकुशी की है। वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ हुकूमत का नुकसान है। मेरी जान, कल जो भी आएगा ना सर, इसी आग में आपने भी जलना है। नहीं यकीन आता तो 1-2 साल इंतजार कर ले, खुद ही ब्रेक ले लेते हैं। ये जज्बाती हो क्या जज्बाती होगा यार। अच्छा, तनकीद तो खैर हमने कर ली और ज़ाहिर है कि सबसे आसान तनकीद करना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है? ये जो खिचड़ी पकती है और फिर बाद में किसी के हाथ कुछ आता है, किसी के हाथ कुछ आता है। बड़ा सीधा सा है रेसिपी, अगर कोई अमल करना चाहे। जो डिश सियासतदान पका रहे हैं वो फिर सियासतदान पकाएं, उसमें फ़ौजी बावर्ची ना बुलाएं। अच्छा, फिर अगर एक मसला जो है फ़ौज हल कर रही है तो फिर वो पूरी जिम्मेदारी ले। बैकफायर करता है तब भी और कामयाब होता है तब भी। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अकबर बुगटी, ठीक है, मुशर्रफ साहब ने अपने तौर पे मसला हल करने की कोशिश की, साथ साथ चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन को भी लगाया, यार थोड़ा कायल कर लो, अगर मान जाए तो ठीक है। जब उन्होंने कायल कर लिया तो मुशर्रफ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाल मस्जिद में भी यही हुआ। लाल मस्जिद में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। और बालाकंड का जो शरीयत पैकेज है सूफी मोहम्मद का, ठीक है, जब मौलवी फ़कीर मोहम्मद से वज़ीरिस्तान में कोर कमांडर पेशावर ने उसे हार पहनाया कि जी आप भाई हैं और ये है वो है, सारे माहिदे हो गए ना, शकई का माहिदा और फलाना माहिदा। उस वक्त फौज ने एतमाद में नहीं लिया सियासी क़यादत। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई। अच्छा, लेकिन देखिए सियासी क़यादत के क्या चीज़ें ये भी हमें जहन में रखनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इनका है घिसट के किसी तरीके से आप सेनेट इंतखाबात और आगे पहुंच जाएं, उसमें जो भी कॉम्प्रोमाइज करना हो कि किसी भी तरीके से छोड़े लाल मस्जिद, छोड़े स्वाद को, क्या होना चाहिए इससे मुझे अब कोई खर्च नहीं था, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं। जो हुआ है और जो होने वाला है मुझे इससे गर्ज है। और मेरे सामने दिस इज अ सरेंडर डॉक्यूमेंट।
ना सिर्फ अच्छा सरेंडर भी आपने किसके सामने किया? देखें स्वात के तालिबान के पास तो चलो असला था ना यार। जब सूफी मोहम्मद से शरिया पक्ट हुआ था तब भी यही कुछ लोग कह रहे थे। बात सही की थी ना सर, नहीं उसके बाद क्या हुआ थी ना सर? तो कि सर सर्वाइव किया, बैकफायर किया नहीं सर, बैकफायर किया ना, ऑपरेशन आपको करना पड़ा, ये जीना भी करना पड़ा ना ऑपरेशन। आपने नेक मोहम्मद के साथ अस्पतालों में आपके पास आपको मरीज मिलेंगे जो क्लिनिकली जिंदा है लेकिन क्योंकि प्लग लगा हुआ है, हम भी अभी वही मरीज। सही बात है, ठीक है। एक नहीं क्या होना है यार, इनका क्या ख्याल है, ऑपोजिशन का ख्याल है कि जी हम आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, आपके साथ भी यही गेम खेली जाएगी, ठीक है। और हमारी क्या एस्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज को नहीं पता कि ये जो बनाए हैं, हाँ पहले क्या हुआ था यार, ये जो अभी हमने 15 साल हजारों जवान, हजारों पुलिस वाले, हजारों शहरी बच्चे कुर्बान हुए हैं इन दरिंदों के हाथों, हम वही आग लगाने जा रहे हैं दोबारा। अब हम कहेंगे कि यार नहीं, आपका कमरा जल रहा है, ये आग मेरे कमरे तक नहीं आएगा। ओ भाई घर एक ही है, फरीकैन पूरा मिल रहे हैं, दोनों फरीक। तो सर मतलब जहां फौज कह रहे कि हुकूमत और वो जो है वो दोनों फरीकैन हैं, फौज के सामने जो रियासत का इदारा है। हम बात करते हैं ना कि यार हमारी पुलिस, बेचारी पुलिस कोई उसका नहीं पूछता, उसकी मोरल बूस्ट करनी चाहिए। इन बातों से मोरल बूस्ट होगी। हुकूमत जब कह रही है बेटा चेक कर लेना, बेसिकली हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है, तो आप कैसे कहते हैं कि पुलिस जाकर के होल हार्टेडली यार तो देयर इज नो ऑपरेशन कर, व्हाट शुड बी। मेरा ख्याल है कि आखिरी जो है हल वो ये हो सकता है कि अगर आपको एक वायबल डेमोक्रेटिक रियासत सूट नहीं भी करती, तब भी बतौर एक फिल्मी सेट के उसको बरकरार रहने दें, ताकि बाकी दुनिया को ये पता चले कि यार ये कोई हवेली है जिसमें एक नवाब साहब रहे। जी वही सेट लगा रहे हैं, गत्ते का सेट लगा रहे हैं, टिम्बल है ना वो नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। और होना क्या है यार, होगा ये कि देखो आपका अगर किसी का भी ख्याल है कि वो इस तरीके लबैक टाइप ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, होना क्या है कि अगली इंतखाबात में सर ये तो इतनी बड़ी जीत है, 7200 वोट लेने वाली पार्टी, आर्मी चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर डिलिबरेशन हो रही है आपके बारे में। ये जब घर जाएंगे इनको हार पहनाए जाएंगे, ये हीरोज होंगे। अगर किसी का ख्याल है कि यहाँ रुकने वाले हैं सर, 7200 अगली इलेक्शन में 15,000। और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि आपकी सियासी पार्टियां इनके साथ अलायंस करेंगी, और आपका ख्याल है कि इनके 2 मेंबरान को टेक्स्ट बुक बोर्ड में बिठाने पर ये गेम खत्म होने वाली है? नहीं सर, दीज आर योर न्यू जरूर टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन मांगेंगे अगली दफा कि हमारा चेयरमैन होगा। सलूट करे और दुकान से वो फुट्टा खरीदे जिससे आपके दीन को नापा जाए। दिस इज नेशनल एक्शन प्लान पार्ट 2। नहीं, नेशनल एक्शन प्लान निकलेगा जरा नैप का मतलब ही ये है कि आप नैप ले लें। तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहे हो, हर मौके पे तुम जैसे लोगों तो यार होते कहानी मुक गई, यार कहानी नहीं मुकती। यही तो मसला है, गल मुक गई, प्रोग्राम का टाइम भी मुक गया। हाँ, तो इस तरह की बातें मत किया यार, मेरा बड़ा दिल दुखता है जब तुम इस तरह की। सॉरी सर, क्या चाह रहे हैं? आई अपोलोजाइज। नहीं कुछ नहीं चाह रहा यार, बस प्रोग्राम अब खत्म कर दो। चलो, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।